ये टेस्ट नंबर 2 है। ये टेस्ट आपके एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हमने जीएस के भी फैक्ट बहुत ही अच्छे दिए गए हैं और साइंस और करंट को हमने फोकस करना शुरू कर दिया है। तो अगले टेस्ट में हम लोग और साइंस और करंट को फोकस करेंगे, उसके साथ साथ और वहाँ पर हिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट जो आए हुए पेपर होंगे उन्हीं का टेस्ट बना रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ टेस्ट पेपर ही हमारे साथ सॉल्व करते हो तो आपको पेपर में बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में आते हैं। तो देखते हैं साइंस के पहले हम लोग जो पहला शुरुआत करेंगे वो साइंस के क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त विलयन हाइपो विलयन किसका जली विलयन है? यानी हाइपो को आपको बताना है कि किसका जली विलयन है। ऑप्शन आपके सामने है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम टेट्राथियोनेट, सोडियम सल्फेट, अमोनियम प्रतिसल्फेट। तो आपको हमने क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि जो हाइपो है वो सोडियम थायोसल्फेट का विलयन होता है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक बॉल को एक परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान से छोड़ा जाए तो वह क्या करेगा? यानी दोस्तों एक क्या कर रहा है कि अंतरिक्ष यान जो है जो पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है, अगर उससे एक बॉल को छोड़ दें तो वो क्या करेगा? ऑप्शन आपके पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से आगे बढ़ेगा, एक ही गति से अंतरिक्ष यान के साथ आगे बढ़ेगा, या एक उच्च गति से आगे बढ़ेगा। तो इसका आंसर दोस्तों होना चाहिए कि अगर कोई वस्तु परिक्रमा कर रही है अंतरिक्ष में या पृथ्वी की कक्षा में तो उससे गिराई गई हर एक वस्तु वो उसी परिक्रमा करने वाली परिधि के चारों ओर ही परिधि करता रहेगा, अर्थात उस वायुयान के साथ वो भी परिक्रमा करता रहेगा। ऑप्शन सी इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वातावरण हम पर अत्यधिक दबाव डालता है लेकिन हमें महसूस नहीं होता, क्यों? वातावरण हम पर अत्यधिक दबाव डालता है, पता है ना, 76 mg पारे की हाइट के बराबर, फिर भी हमें महसूस नहीं होता। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा रक्त वायुमंडल की तुलना में थोड़ा अधिक दबाव डालता है, हम उसके अभ्यस्त हैं, हमारी हड्डियां बहुत मजबूत हैं और दबाव का सामना कर सकती हैं, हमारे सिर का सतह क्षेत्र बहुत छोटा है। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए कि हमारा जो शरीर होता है वो उस वायुमंडल से क्या करता है? ज्यादा दबाव डालता है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या है? किस उद्योग में अभ्रक का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? इसको भी मैंने क्लास में खूब समझाया था कि अभ्रक के रूप में प्रयोग करने के जो अभ्रक है वो किस उद्योग में लगता है? तो इसका ऑप्शन विद्युत हो जाएगा। विद्युत के उद्योग में अभ्रक बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा फलीदार पौधा पेट्रोप्लांट भी है? इसका मतलब ऐसा कौन सा पौधा है जिससे पेट्रोलियम पदार्थ भी प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों इसका होगा पोंगमिया। कौन सा? पोंगमिया। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बीटी कपास के उत्पादन से जुड़ा सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो बीटी कपास के उत्पादन से जुड़ा सूक्ष्म जीव आपका कवक, जीवाणु, नीला, हरा शैवाल, वायरस। तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जिन देशों में पॉलिश किए गए चावल उनके आहार में औसत अनाज में है उस देश के लोग किस रोग से पीड़ित होंगे? तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझो कि पॉलिश किया हुआ जो चावल होता है उसमें विटामिन बी खत्म हो जाता है, और विटामिन बी से जो रोग हो सकता है, उसकी कमी से जो रोग हो सकता है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ने देखा कि बेरी है, तो इसका आंसर भी बेरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। साल्क का टीका किस रोग से संबंधित है? साल्क का टीका किस रोग से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन देखो, चेचक, टिटनेस, टीबी, पोलियो। तो आपको बताना है साल्क का टीका किस रोग से संबंधित है। तो आपने कहा कि ये पोलियो संबंधित है, साल्क पोलियो से संबंधित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर। याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, हम लोग देश हमारा पोलियो मुक्त हो चुका है। कौन कौन से देश पोलियो मुक्त हो चुके हैं आप उनको एक बार देख डालना, और हाल ही में कौन सा पोलियो से मुक्त देश हुआ है उसको भी चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टरों द्वारा रोगी के पेट के अंदर की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब। ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर सिद्धांत कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अनियंत्रित संलयन क्रिया। क्यों अनियंत्रित? क्योंकि वह तभी तो हाइड्रोजन बम है, नहीं तो हम उसका कोई कंस्ट्रक्टिव यूज तो कर सकते थे, तो डिस्ट्रक्टिव यूज में आता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर। कौन से यौगिक सामक के रूप में कार्य करता है? पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिल अल्कोहल, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि कौन से यौगिक सामक के रूप में कार्य करता है? तो ये आपका आंसर बनना चाहिए
कौन सा? पहला पोटेशियम। पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो साल के क्या है, सेडेटिव रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 12 की ओर आते हैं। मांसपेशियों में किसके संचय से थकान होती है? तो आपको पता है लैक्टिक एसिड का आंसर होता है कौन सा? लैक्टिक एसिड, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा पदार्थ समुद्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? समुद्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ जो होता है वो आयोडीन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक एंजाइम जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है तो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन क्या कर डालिए? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ऐसा है जो हमारे शरीर में क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? इसमें क्या हो जाएगा? दृश्य प्रकाश, दृश्यमान प्रकाश का प्रयोग किया जाता है हमारे जो टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल होते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखना, नहीं 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 वाला चेक करना है। इसमें 3 वाले हाँ वाले होंगे, नहीं वाला चेक करना है। बताइए ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी इसका सही होगा। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि आपको पता है, खूब पता है, अच्छे से पता होना चाहिए, उसका उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन में दिया गया है अवतल लेंस का, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक रंगहीन पुरुष का सामान्य महिला से शादी करता है तो वरांधता के लक्षण किसमें दिखाई देंगे? तो ये हो जाएगा बेटियों के बेटे, यानी ऑप्शन डी सही होगा इसका। बेटियों के बेटों में इसके वरांधता का कंडीशन आपको शो करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गीले बिस्किट को फ्रिज में कुछ देर रखने से क्रिस्पी हो जाते हैं। वाह वाह क्या बात है। बताइए, गीले बिस्किट को फ्रिज में कुछ देर रखने से वे क्रिस्पी हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? आपको बताना है, समझाना है कि गीले बिस्किट ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो आप कहोगे फ्रिज के अंदर नमी कम है, वह अतिरिक्त नमी को सोख लेता है जिससे बिस्किट कुरकुरे हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है भैया यूरिया में मौजूद तत्व कौन सा है? भैया यूरिया में N होता है, C होता है, H होता है, O होता है, ऑप्शन ए होता है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। यूरिया का फार्मूला नीचे लिख के दिखाइए कमेंट में करके जल्दी से। मैंने आपको सीट जो दी थी उसमें भी मैंने फैक्ट के तौर पर सबसे पहले आपको बताया था यूरिया ही पहला पदार्थ है जो अकार्बनिक पदार्थों से पहला कार्बनिक पदार्थ बनाया था, उसको बनाया था वोल्हर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्मा का सबसे बेकार चालक कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में उष्मा का सबसे बेकार चालक जो होगा वो पारा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पार्किंसन रोग के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो दोस्तों पार्किंसन रोग के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार अरविंद कार्लसन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेत और नेफ्थलीन कौन कौन? रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। तो आप कहोगे रेत और नेफ्थलीन। नेफ्थलीन बताइए किसका एग्जांपल मैंने दिया था आपसे? मैंने कहा था आयोडीन, नेफ्थलीन और 2-3 और नाम बताए थे जो ऊर्ध्वपातन की क्रिया को अपनाते हैं। किसको बताते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्रिया क्या होती है? आप उसमें कहते हो कि ऐसे पदार्थ जो ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में चले जाते हैं वो ऊर्ध्वपातन की क्रिया को दिखाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन क्रिया। ठीक है, ये ऊर्ध्वपातन क्रिया हो जाएगी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दूध में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है भैया दूध में ना ये विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो अब आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है भैया चूने का जो पानी है वो दुधिया हो जाता है किसके कारण से? भाई चूने के पानी में जब CO2 गैस को प्रवाहित कर देते हैं तो क्या हो जाता है? दुधिया हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक है, ये भी ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयुक्त विकिरण कौन सा है? तो बताना है कि भैया मांसपेशियों में किसके मतलब दर्द अगर हो गया तो हम कौन से रे को लगाएं? जिस रे को लगाना नहीं होता है, डालना होता है, जिस तरह से वो समझाना चाहें कि मांसपेशियों के दर्द के उपचार में प्रयुक्त विकिरण कौन सा है? तो इंफ्रारेड है। कौन सा है? इंफ्रारेड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये 25 क्वेश्चन थे। अब आपको सोचना है कि मेरे बताने से पहले आपको कितने प्रश्न के आंसर पहले से ही पता थे। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। बताया गया है अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जिनेवा में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का जो स्थित है मतलब कहां पर है? तो आपको एक खूब रटे हो हेग में है। ये भी सिंपल था लेकिन पूछा जाता है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी पेरिस में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रसेल्स में है। नाटो इंपॉर्टेंट है, पूछ लेना। इस समय रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके लेकर नाटो बहुत ज्यादा नटखट हो चुका है। पेट्रोलियम देशों का निर्यातक संगठन कहां पर है? तो
पेट्रोलियम गैसों का जो संगठन है वो कहाँ है, वो है वियना में। कहाँ पर है, वियना में। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। विश्व आर्थिक मंच कहाँ पर है, तो ये कोलोन जिनेवा में है। विश्व आर्थिक मंच जिनेवा कहाँ है, अगर आपसे पूछे तो स्विट्जरलैंड बता सकते हो, स्विट्जरलैंड इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहाँ पर है, तो WHO का मुख्यालय कहाँ है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ, वन्य जीव संरक्षण कोष। अच्छा ऐसा है, मैं इन क्वेश्चंस को मैं आपको दिखा देता हूँ, पढ़ देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ, आपको टिक करके आना है क्योंकि ये आपको बहुत रटे होने चाहिए। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर है, ऑप्शन देता हूँ, पेरिस, ग्लांड, जिनेवा, वियना, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी कहाँ पर है, लुसाने, पेरिस, भारत, लंदन, आपको ये भी बताना है। ठीक है, अब हम लोगों ने इस माह में जो भी करंट अफेयर्स पढ़े थे उनमें से मैंने 10 करंट अफेयर्स को दिया है, आपको बताना है इसमें से कौन से क्वेश्चन सही हैं और क्या ये क्वेश्चन आपके आने वाले पेपर में मिल सकते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने के लिए प्रतिबद्ध है, तो मोदी जी की भी हाल ही की स्पीच थी, उन्होंने इसके लिए 2070 का वर्ष निर्धारित किया है कि हम 2070 तक पूर्ण रूप से कार्बन को उत्सर्जन खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तो ये 2070 इसका आंसर हो जाएगा। किस देशों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपना दूतावास फिर से खोलेगा, तो सोलोमन द्वीप समूह जो है, कौन सा सोलोमन द्वीप समूह, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन इसका सही होगा। अभी हाल ही में केंद्रीय बैंक सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो चालू किया, उस रेडियो को बताना है कि कौन सी बैंक, कौन सा सेंट्रल, इंदौर की केंद्रीय जेल ने अभी अपना फिर नया रेडियो चैनल शुरू किया है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। कौन सा कर रहा है, भारत। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक पुस्तक के लेखक कौन हैं, इसके आंसर बिल गेट्स होंगे। बिल गेट्स वे व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया, मतलब जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक है। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है, ल्यूक मॉन्टगियर जिनका निधन हाल ही में हो गया है, किस खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार की प्राप्त किया था, तो मानो इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस की खोज इन्होंने की थी, इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और आगे बढ़ते हैं, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, एस कुशेर भाई साहब को, एस किशोर भाई साहब को। 2021 में डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है, 46वां, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है, तो ऑपरेशन परिवर्तन किसने शुरू किया है, भांग की खेती को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुराणों की कुल संख्या 18 होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित स्थलों में किस स्थल को राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, औरंगाबाद है। ऑप्शन क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, निम्नलिखित स्थानों में किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, औरंगाबाद। याद रहेगा कौन सा बाग, औरंगाबाद। एलोरा की पहाड़ियां किसने किया, राष्ट्रकूटों ने, याद कर लीजिए, औरंगाबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यू इंडिया का संपादन किसने किया, बिपिन चंद्र पाल भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर डी। किसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच के लड़के थे। आजाद हिंद की स्थापना कहां पर हुई थी, अब बताइएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है कि नहीं है, कमेंट करके बताइए। आपके आए हुए पेपरों में से ही क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित शब्द जो नहीं थे वो कौन कौन से थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो जो ऑप्शन आपका हो वही लगा लीजिएगा। अच्छा, आपको कमेंट करके लिखना है कि उस समय मौजूद कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे संविधान पर। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के इस चीज को बता सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी।
भारतीय संविधान के कौन से भाग से पंचायत की अवधारणा निहित है? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी पर। डीपीएसपी पर क्या है कि उसी आर्टिकल 40 के तहत, आर्टिकल 40 के तहत ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही हमारे ग्राम पंचायतों का क्या हुआ, गठन हुआ था, जिसके लिए अनुसूची 11 और 12 जोड़ी गई। ठीक है। यह कथन महात्मा गांधी के बारे में किसने कहा था? आने वाली पीढ़ी शायद ही यह विश्वास करे कि हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति भी पृथ्वी पर कभी चला था। भाई साहब, इतना ही महान बात बताने के लिए महान व्यक्ति ही आते हैं। उन महान व्यक्ति का नाम है आइंस्टाइन। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आइंस्टाइन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। संविधान सभा में शामिल महिलाओं में लीला राय ने किस प्रांत का प्रतिनिधित्व किया होगा? तो जिन्होंने संविधान उनसे पढ़ा होगा उनको मैंने एक एक फैक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था, और वैसे भी मैं आपको आगे चल के संविधान के बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो। ठीक है, तो लीला राय ने पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व किया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य आए थे? तो संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य शामिल किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। अंतरिम मंत्रिमंडल में किसमें? अंतरिम मंत्रिमंडल में बाबू जगजीवन राम को, किसको? बाबू जगजीवन राम को कौन सा विभाग मिला था? तो जगजीवन राम, जग का जीवन देते हैं, श्रम मंत्रालय इनको मिला है। ठीक, कोई ट्रिक बना सकते हो, मैंने वैसे बोल दिया है। भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था? तो 1909 के अधिनियम के तहत ही। आपको ये बताना है 1909 के अधिनियम का नाम क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के अतिरिक्त और कितने सदस्य थे? तो इसका ऑप्शन डी होगा 6। अब आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन में 6 कैसे आंसर होगा? तो भैया हमने ये कहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष के अतिरिक्त अध्यक्ष को मिलाकर 7 सदस्य हैं, उनको छोड़ देंगे, अध्यक्ष को हटा देंगे तो 6 लोग बचेंगे। तो इसका आंसर 6 होगा। कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना। कभी कभी खुद बहुत ज्यादा आसान सवाल, पढ़ा हुआ सवाल आ जाता है तो बड़े हुलफुलाहट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन के उस मेन बेस को ना समझते हुए टिक लगा देते हैं और वही क्वेश्चन आंसर हो जाता है। देखो आंसर यहाँ पर 7 भी था, ऑप्शन 7 भी था, लेकिन आंसर कौन सा 6 है, क्योंकि BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनके अलावा 6 लोग और सदस्य शामिल थे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो आपको पता है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से हुआ था और ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था। ठीक है।